Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 12th of March 2022. तो 12 मार्च 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। लाइक ज़रूर करिएगा अपनी तरफ से, बिकॉज दैट विल कम हैंडी फॉर अस एज वेल, एंड एक फीडबैक भी हमको मिलता है कि हमारा वीडियो कंटेंट कैसा है। तो प्लीज़ डू लाइक इट अगर आपको पसंद आता है तो। जिनको लगता है कि उनका करंट अफेयर्स वीक है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है हमारे करंट अफेयर्स प्रोग्राम की, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी वीडियोस बने हैं वो देख सकते हैं। अभी जो आगे आने वाले वीडियोस है वो भी सारे वो अवेलेबल रहेंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग एक्शंस विच द गवर्नमेंट कैन टेक अगर उनको करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना है तो, मतलब इनमें से कौन सी चीज़ करने में करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। पहला लिखा है डी वैल्यूइंग द डोमेस्टिक करेंसी, दूसरा लिखा है रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडी, तीसरा लिखा है अडॉप्टिंग सूटेबल पॉलिसीज विच अट्रैक्ट ग्रेटर एफडीआई एंड मोर फंड्स फ्रॉम एफआईआईज। ठीक है ना, तो तीन ऑप्शंस लिखे। 2011 की यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। पहला लिखा है डी वैल्यूइंग द डोमेस्टिक करेंसी, दूसरा लिखा है रिडक्शन इन द एक्सपोर्ट सब्सिडी, तीसरा लिखा है अडॉप्टिंग सूटेबल पॉलिसीज विच अट्रैक्ट ग्रेटर एफडीआई एंड मोर फंड्स फ्रॉम एफआईआईज। ठीक है ना, तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, 1 and 2, 2 and 3, 3 ओनली, या 1 and 3। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेलिन 1 इज अ लूनार ऑर्बिटर मिशन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है सेलिन 1। आपको बताना है कि सेलिन 1 इनमें से किसको बिलोंग करता है। ठीक है ना, ऑप्शंस आपके सामने है, चाइना, यूरोपियन यूनियन, जापान और यूएसए। ठीक है ना, तो दीज आर दी ऑप्शंस यू हैव। ठीक है, तो प्लीज डू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसके अलावा तीसरा सवाल जो है आज का, वो है विद रेफरेंस टू ओपीसीडब्ल्यू, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन वर्किंग रिलेशन विद नाटो एंड डब्ल्यूएचओ। दूसरा लिखा है इट मॉनिटर्स द केमिकल इंडस्ट्री एंड प्रिवेंट न्यू वेपन्स फ्रॉम इमर्जिंग। तीसरा लिखा है इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन टू स्टेट्स अगेंस्ट केमिकल वेपन थ्रेट्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या 1, 2 and 3 ओनली। सो देखो एक एक करके मैं आंसर्स बताता हूँ। सबसे पहले इसी क्वेश्चन को मैं बता दूँ, नीचे मैंने देखो लिखा भी हुआ है। तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा कैसी ऑर्गेनाइजेशन है ये, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब जैसे ही मैंने बोला इंटर गवर्नमेंटल है, मतलब कि ये ईयू और ये सब तो खत्म हो गया। तो जो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ था कि इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन विच इज वर्किंग विद नेटो एंड डब्ल्यूएचओ, तो ये बिल्कुल, और वैसे भी कॉमन सेंस है, तो नेटो के साथ क्यों काम कर रही होगी। अगर केमिकल वेपन्स को प्रिवेंट करना है तो कोई नेटो की संस्था तो होगी नहीं। अगर नेटो की होगी तो उसको दूसरी कंट्रीज ज्वाइन ही क्यों करेंगी, है ना। नेटो के तो ऑलरेडी 30 ही मेंबर्स हैं। तो इस कारण से इसका पहला स्टेटमेंट जो था थोड़ा ये था, डाउटफुल था, इसीलिए आपको उसको एलिमिनेट करना चाहिए था। तो वो अगर एलिमिनेट हो जाता है तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। जब जैसे ही पहला गलत हुआ तो बचा क्या, बचा बी, यानी कि 2 and 3। ठीक है ना, तो दैट विल बी द आंसर फॉर दैट। ठीक है, दूसरा सवाल मैंने पूछा था आपसे कि सेलिन 1 इज अ लूनार ऑर्बिटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो सेलिन 1 जो है ये क्वेश्चन 2008 का क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है जापान। तो याद रखिएगा सेलिन 1 आपको याद रखना है जापान का है। और चाइना का आपको पता है ना, चैंग ई करके है चाइना का तो आपको पता ही होगा कि चैंग ई वाला है। ठीक है, और दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप तीसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विच गवर्नमेंट कैन टेक। इनमें से कौन सी चीज़ अगर गवर्नमेंट करे तो वो ज़्यादा एफडीआई अट्रैक्ट कर, मतलब ज़्यादा उसका करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, विच विल रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट। अब करंट अकाउंट डेफिसिट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट। आपको पता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट बढ़ जाए ऐसी कौन सी चीज़ है, तो अगर करेंसी डिवैल्यू हो तो क्या एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा है एक्सपोर्ट सब्सिडी अगर घट जाए, तो अगर एक्सपोर्ट सब्सिडी घट जाएगी तो क्या एक्सपोर्ट बढ़ेगा, नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट आपका महंगा हो जाएगा। अगर आपका एक्सपोर्ट सब्सिडी हटा दी जाए तो एक्सपोर्ट आपका महंगा हो जाएगा। तो दूसरा तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया और पहला सही है। अगर दूसरा एलिमिनेटेड और पहला सही है तो आंसर क्या होगा, डी, यानी कि 1 and 3। इजी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन वही है कि थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और आपने अगर एलिमिनेट कर लिया या प्रॉपरली सही कंसेप्ट आपको पता है तो आपसे इकोनॉमी के क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
आगे मूव करते हैं, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे पे आते हैं। तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे लिख लीजिए, इज न्यूक्लियर एनर्जी रियली द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्यूल फॉर फ्यूचर, डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसको काफ़ी लोग प्रोपोगेट करते हैं, काफ़ी लोग उसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो फ्यूल फॉर फ्यूचर है। तो क्या न्यूक्लियर एनर्जी सच में फ्यूल फॉर फ्यूचर है, आपको ये डिस्कस करना है उसके प्रोज एंड कॉन्स के साथ। तो ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन टू यू, आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। आगे मूव करते हैं, न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी न्यूज़ में। तो पहली है केस्लर सिंड्रोम। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जो लूनार सरफेस है वहाँ पे एक नया क्रेटर फॉर्मेशन हुआ है बिकॉज ऑफ सम पीस गॉट स्ट्रक टू दैट, है ना, उसके भिड़ गया उससे और उसमें एक क्रेटर क्रिएट किया। तो केस्लर सिंड्रोम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है, स्पेस में बहुत सारा डेब्री घूम रहा है ना, आपको पता ऑब्वियसली बात है, पुरानी जो सैटेलाइट्स हैं ये सब है, तो इनका क्या है, इनका लास्ट में डेब्री बनता है और वो फिर वहाँ पे स्पेस में ऐसे रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है ना। तो होता क्या कई बार कि वो डेब्री जो होता है, दैट डेब्री गेट्स स्ट्रक टू सम अदर सैटेलाइट्स और सम अदर पार्ट्स, है ना। इस तरीके के जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं या सेलेस्टियल जो पार्ट्स हैं या सेलेस्टियल कोई सैटेलाइट्स हैं उनके साथ जो है वो टकरा जाता है, ठीक है ना, कोलाइड कर जाता है। जैसे ही वो कोलाइड करता है तो एक डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है। डोमिनो इफेक्ट पता है ना, जैसे वो देखा होगा आपने ना कि एक चीज़ गिरती है तो उसके साथ अटैच जितनी चीज़ें सारी गिरने लगती हैं। तो अगर इस तरीके से स्पेस जंक जो है या स्पेस जो डेब्री है, इस तरीके से कई बार वो चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देता है, मतलब कि एक सैटेलाइट से दूसरी टकराई, दूसरी से तीसरी टकराई, तो एक डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। इसको डोनाल्ड केस्लर ने 1978 में, नासा का साइंटिस्ट था डोनाल्ड केस्लर, जिसने कि 1978 में ये केस्लर सिंड्रोम इसको खोजा और ये बताया कि भैया इस तरीके से वहाँ पे डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है ना। तो ये था केस्लर सिंड्रोम। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये स्पेस डेब्री से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसा कई बार क्या आता है, यूपीएससी केस्लर सिंड्रोम देकर के बोल देगा कि ये बीमारी है ना, ये शिज़ोफ्रेनिया है या कुछ अल्जाइमर्स डिसीज के से रिलेटेड है। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होने का आपको, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दूसरी न्यूज़ पे आते हैं, यूनेस्को ने पिच किया है फॉर प्रोटेक्टिव मेजर्स टू प्रिजर्व द यूक्रेन्स इंडेंजर्ड कल्चरल हेरिटेज इन लाइट ऑफ रशियाज इन्वेजन ओवर यूक्रेन। अब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। यूनेस्को ने कहा है कि भैया जो यूक्रेन के इंडेंजर्ड कल्चरल हेरिटेज हैं उनको हमको प्रोटेक्ट करना है अमिड दिस रशिया यूक्रेन वॉर, है ना। रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में हमको क्या प्रोटेक्ट करना है, हमको यूक्रेन के जो इंडेंजर्ड कल्चरल हेरिटेज हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। अब इस कारण से हुआ क्या, बेसिकली अब आपको पता है यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया रशिया ने, ठीक है ना। बहुत सारी कल्चरल साइट्स होंगी, आप सबको पता है कि कल्चरल साइट्स का मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट कौन करता है, यूनेस्को करता है ना। तो यूनेस्को बेसिकली अभी एक ब्लू शील्ड एम्बलम है, ये याद रखना कि ब्लू शील्ड एम्बलम किसका है, किस संस्था का है, यूनेस्को का है। ब्लू शील्ड एम्बलम बोलते हैं। ये 1954 का एक हेग कन्वेंशन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। 1954 का हेग कन्वेंशन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी अमिड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। याद रखेगा 1954 में, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए। 1954 में कन्वेंशन आता है, कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी अमिड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट 1954 का, जिसके अंतर्गत एक ब्लू शील्ड एम्बलम बनाया गया, ठीक है ना। देयर वाज अ ब्लू शील्ड एम्बलम बनाया गया। अब ये हेग कन्वेंशन 1954 का क्या बोलता है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो वर्ड रहा है वो हमेशा वॉर्स के बीच में रहा है ना, वर्ड तो वॉर्स के बीच में रहा है। एंड उसी कारण से कई बार जो होता है ह्यूमैनिटेरियन टोल भी होता है और कई बार जो इस तरीके के कल्चरल एस्पेक्ट्स होते हैं या कल्चरल जो चीज़ें रहती हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें रहती हैं, इनका काफ़ी नुकसान होता है। तो ऐसे में 1954 में हेग कन्वेंशन के थ्रू ये दूसरा हेग, मतलब और भी हेग कन्वेंशन हो सकते हैं, लेकिन ये 1954 का हेग कन्वेंशन है, इसको याद रखेगा। दिस वॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी अमिड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ये अडॉप्ट किया गया था अंडर द ऑस्पिस ऑफ यूनेस्को के अंतर्गत। अब इसको 1954 हेग कन्वेंशन बोलते हैं। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भैया क्या इंडिया पार्टी है कि नहीं है, तो यस, इंडिया इज अ पार्टी टू हेग कन्वेंशन 1954। सिंपल आपको याद रखना है, इंडिया इज अ पार्टी टू हेग कन्वेंशन ऑफ 1954, ये आपको याद रखना है। एंड इसका एम क्या है, टू प्रोटेक्ट द कल्चरल प्रॉपर्टी, जैसे कि मॉन्यूमेंट हो गए, आर्किटेक्चर हो गए, हिस्ट्री हो गई,
आर्कोलॉजिकल साइट्स हो गए, आर्ट के वर्क हो गए, मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गए, बुक्स हो गए, आर्टिस्टिक हिस्टोरिकल आर्कोलॉजिकल इंटरेस्ट हो गए, है ना, ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना। अब ब्लू शील्ड एम्बलम क्या होता है, तो इसके अंतर्गत आर्टिकल 6 ऑफ 1954 हेग कन्वेंशन कहता है कि कल्चरल प्रॉपर्टी जो रहेगा उसको डिस्टिंक्टिव एम्बलम देना होगा, डिस्टिंक्टिव एम्बलम देंगे ताकि ये इसके रिकॉग्निशन को फैसिलिटेट कर सके, मतलब कि एक अलग से एम्बलम लगा दिया, ठीक है ना, एक अलग से एम्बलम लगा दिया ताकि वो डिस्टिंक्टिव हो जाए और अलग से उसको प्रोटेक्ट करने में मदद मिले। तो ये कौन सा शील्ड है आपका, ब्लू शील्ड एम्बलम। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ब्लू शील्ड जैसे कि एक तरह से रेड क्रॉस होता है ना, उसी के तरह माना जाता है, रेड क्रॉस सोसाइटी और ये सब उनका भी अलग से एम्बलम है ना। अगला टॉपिक यहाँ पे यूनेस्को ही मैं थोड़ा बता देता हूँ। यूनेस्को एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि विच सीक्स टू बिल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। 1945 में बनी थी, लोकेटेड इन पेरिस फ्रांस इसका हेडक्वार्टर है, और 193 मेंबर्स हैं, 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया ने यूनेस्को ज्वाइन किया था 1946 में, और 2019 में भी रिसेंटली आपको याद होगा कि यूएसए और इजराइल ने बोला कि दे आर क्विटिंग द यूनेस्को, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन गई थी इजराइल एंड यूएसए की, है ना, तो 2019 की है। कुछ इनिशिएटिव्स जो यूनेस्को के हैं, कई एग्जाम में पूछ लिया तो आपको बता दूं, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का नाम आपने सुना होगा, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB जो है वो आपका यूनेस्को का प्रोग्राम है। वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम यूनेस्को का है, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क यूनेस्को का है, नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज यूनेस्को का है, एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेजेस इन डेंजर यूनेस्को का इनिशिएटिव है। इनको लिख लीजिए, यूनेस्को के इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज, एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेजेस इन डेंजर, ठीक है ना। अब कुछ रिपोर्ट जो यूनेस्को निकालता है वो बता दूं मैं, तो यूनेस्को साइंस रिपोर्ट, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया, ये यूनेस्को निकालता है, ठीक है ना। यूनेस्को साइंस रिपोर्ट, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया, तो ये सारी रिपोर्ट कौन निकालता है, यूनेस्को निकालता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगले हम बात करेंगे केमिकल वेपन्स कन्वेंशन की। अब रिसेंटली कल आपको याद होगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में ये चल रहा था कि रशिया माइट यूज केमिकल वेपन्स, रशिया माइट यूज बायोलॉजिकल वेपन्स। तो ज़रूरी है कि ऐसे में हम समझें कि क्या है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, ठीक है ना। तो लेट मी टेल यू दैट केमिकल वेपन्स कन्वेंशन जो है इट्स अ बायलैटरल, तो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन जो है एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो कि बैन करती है केमिकल वेपन्स को और जिन कंट्रीज़ के पास भी केमिकल वेपन्स हो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए कहती है, ठीक है ना। इसका जो निगोशिएशन है वो 1980s में स्टार्ट हुआ, जब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट हुई, ठीक है ना। 1980s में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट हुई, ठीक है ना। इस कन्वेंशन को 1992 में ड्राफ्ट कर लिया गया, 1993 में सिग्नेचर के लिए लाया गया और इट बिकेम इफेक्टिव इन 1997 में इफेक्टिव हुआ। इसीलिए अगर आपको याद हो तो 1997 में OPCW बनता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में इसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए OPCW को बनाया गया था और 1997 में इफेक्ट पे आती है। एंड इट मेक्स इट मैंडेटरी टू डिस्ट्रॉय ओल्ड एंड अबैंडन्ड केमिकल वेपन्स, तो ओल्ड एंड अबैंडन्ड केमिकल वेपन्स को डिस्ट्रॉय करना है। मेंबर शुड ऑल्सो डिक्लेयर दैट राइट कंट्रोल एजेंट्स, समटाइम्स जिनको टीयर गैस बोलते हैं, उनका पोजेशन भी उनको बताना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन फॉर केमिकल वेपन्स OPCW जो है वो 1997 में बनाया गया है ना, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। 192 स्टेट पार्टीज़ हैं, 165 सिग्नेटरीज हैं। बड़ा सवाल, इंडिया सिग्नेटरी है या नहीं? बिल्कुल, इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी टू द कन्वेंशन। एंड ये कन्वेंशन क्या क्या चीज़ें प्रोहिबिट करता है, तो दिस कन्वेंशन प्रोहिबिट्स द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एक्विजिशन, स्टॉक पाइलिंग और रिटेंशन ऑफ केमिकल वेपन्स. It prohibits the transferring of chemical weapons. It prohibits the use of chemical weapons, and it prohibits assisting other states to indulge in activities that are prohibited by the Chemical Weapons Convention. तो दूसरे स्टेट्स को आप मदद नहीं करेंगे और आप खुद तो कुछ करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। इसके अलावा बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए भी कोई कन्वेंशन है क्या? तो हाँ बिल्कुल है। बायोलॉजिकल वेपन्स तो आपको पता है ना कि माइक्रो बायोलॉजिकल एजेंट जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, इनका यूज़ आप कर लो या टॉक्सिन्स का यूज़ करो विच यू यूज़ इंटेंशनली टू कॉज डेथ और हार्म टू ह्यूमन, एनिमल और प्लांट्स, ये बेसिकली आपके बायोलॉजिकल वेपन्स में आते हैं।
कुछ इनिशिएटिव्स है जो कि इनको स्टॉप करने के लिए हैं। तो जैसे कि जनेवा प्रोटोकॉल है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी सारी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जनेवा प्रोटोकॉल 1925 का है, इट बैंड द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स, ठीक है ना। तो 1925 का जनेवा प्रोटोकॉल है जो कि बैन करता है यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स। इंडिया ने जनेवा प्रोटोकॉल या जनेवा कन्वेंशन जो रिलेटेड है बायोलॉजिकल वेपन से, उसको 1950 में रेटिफाई किया था। याद रखिएगा, इंडिया ने रेटिफाई किया है जनेवा कन्वेंशन को 1950 में। एंड इसके अलावा बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन भी है, याद रखिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। BTWC यानी कि बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन जो है ये इंटर हुआ था फोर्स में 1975 में। एंड इट प्रिवेंट्स द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग, एक्विजिशन एंड रिटेंशन ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स। इंडिया ने इसको रेटिफाई कर लिया था, मतलब फोर्स में 1975 में, लेकिन इंडिया ने इसको पहले रेटिफाई किया था 1974 में, ठीक है ना। तो फोर्स में 1975 में आया था, लेकिन पहले इसको रेटिफाई कर लिया था इंडिया ने। तो बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज न्यूज आइटम्स, ये आपको समझ में आ गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और सारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। तो अपन बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। एडिटोरियल पार्ट पे आएंगे, बहुत ही प्यारा एडिटोरियल है आज का, शट डाउन दिस मिसगाइडेड एनर्जी पॉलिसी। अब ये जो ऑथर ने आर्टिकल लिखा है ना, सुव्रत राजू एंड MV रामना ने ये आर्टिकल लिखा है न्यूक्लियर एनर्जी के रिगार्डिंग। ऑथर सबसे पहले बोलते हैं कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है उसको वर्ल्ड में जो प्रोजेक्ट किया गया है वो बहुत ही क्लीन फ्यूल के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है, बहुत ही अच्छे फ्यूल के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है, लेकिन एक्चुअली में ये सारा मिसगाइडेड है। ऑथर का कहना है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हैजार्डस है एंड वर्ल्ड को भूलना नहीं चाहिए कि रिसेंटली मार्च 3 को जब ये ज़ैपोरिज़ाज़िया जो न्यूक्लियर प्लांट है यूक्रेन का, ज़ैपोरिज़ाज़िया जो कि यूरोप का लार्जेस्ट प्लांट कह सकते हैं आप लोग, तो वहाँ पे जब मिलिट्री बैटल हो रहा था तो वहाँ पे अगर एक भी कूलिंग सिस्टम ख़राब होता, अगर उस प्लांट में कोई भी इंटरनल डैमेज होती, अगर उस प्लांट की सप्लाई में कोई डैमेज होती तो वो बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता था। लकीली ऐसा नहीं हुआ। ऑथर ने कहा लेकिन ये लक हमेशा काम नहीं करता है, जैसे कि 2011 का हमको फुकुशिमा दाइची नहीं भूलना चाहिए, विच वॉज वन ऑफ द न्यूक्लियर डिजास्टर्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर्स। 1986 का हमको चेरनोबिल नहीं भूलना चाहिए जो कि यूक्रेन का ही डिजास्टर है। चेरनोबिल भी आपको याद होगा 1986 का यूक्रेन का ही डिजास्टर है। ये डिजास्टर्स ऐसे रहे हैं जो जिनके रेमिनेंट्स आपको आज भी देखने को मिलेंगे। मतलब प्रिपेट नाम की जगह है यूक्रेन में, अगर आपको याद हो, प्रिपेट नाम की जगह है, वो आज भी अनइनहेबिटेड है बिकॉज ऑफ दैट डिजास्टर इन 1986। अब आप देख सकते हैं कि हाउ मच डेंजरस दिस सोर्स ऑफ एनर्जी इज। तो ऐसे में ऑथर ने कहा कि ये जो मिसगाइडेड पॉलिसी चल रही है कि भाई बहुत क्लीन फ्यूल है, बहुत अच्छा फ्यूल है, बहुत ग्रीन फ्यूल है, लेकिन उसका जो कहना चाहिए जो रिस्क उसके साथ अटैच है वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ऑथर ने ये चीज़ यहाँ पे बोली है। इसके अलावा ऑथर ने ये कहा है कि देखो अभी रिसेंटली अगर आपको पता हो तो बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लाने की कोशिश की जा रही है ना, कुछ हम USA के साथ कर रहे हैं ना, लेकिन ये सारे डिजास्टर्स देखते हुए और इसके और जो एसोसिएटेड रिस्क है उनको देखते हुए इस पॉलिसी पे थोड़ा विराम लगाना चाहिए। इसके अलावा दूसरे जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स है जैसे कि सोलार हो गया, विंड पावर हो गया, दे आर मच बेटर सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड ऑल। तो ऑथर ने कहा उनकी तरफ हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ऑथर ने कहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, देखो कुछ कुछ पॉइंट्स जो ऑथर ने कहे हैं जो उनके अगेंस्ट है वो है। तो ऑथर कहते हैं कि ये इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं है, ना ही ये वाइबल रूट है टू मीट द क्लाइमेटिक गोल्स, ठीक है ना। बिकॉज अब आप लिखते जाइए, जैसे पहला पॉइंट आप अभी तो जितने पॉइंट बताए वो लिख लिया होगा आपने, एक पॉइंट आप लिख लो, ऑथर के अकॉर्डिंग ये एक्सपेंसिव है, मतलब इसका सेटिंग अप जो इसको सेट करना है और ये सारी चीज काफी एक्सपेंसिव है ये, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए। दूसरी चीज ऑथर ने कहा कि जैसे इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जाम्पल ऑथर ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जो भी रिएक्टर आएंगे जैसे कि AP100 करके रिएक्टर्स आने वाले हैं, ये सारे रिएक्टर्स हम USA से लेंगे एंड ऑल, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होगा दैट इससे होगा नुकसान, क्या नुकसान होगा कि इसका जो इलेक्ट्रिसिटी आएगा वो लगभग 15 रुपये पर यूनिट आएगा, ₹15 पर यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर नॉन, लगभग 15 रुपये पर यूनिट आता है। वहीं पे जो सोलार का रेट है
वो लगभग 2 रुपये 14 पैसे, 2 रुपये 34 पैसे आ चुका है, ठीक है ना। तो अब देखिए सोलार के लिए 2 रुपये 14 पैसे और सोलार विंड के लिए 2 रुपये 34 पैसे आ चुका है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑथर ने कहा कि देखो भाई, अगर न्यूक्लियर एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप 15 रुपये में बेचोगे तो बहुत ही महंगी हो जाएगी और उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ेगी, है ना, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। तो ऐसे में आप वो फ्यूल लो ना, वो आप एनर्जी लो ना जो ऑलरेडी इतनी सस्ती चल रही है। सोलार में इतना डेवलपमेंट हो चुका है, फोटोवोल्टाइक्स में इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि 3 रुपये 2 रुपये 2.5 रुपये इतने में एनर्जी पर यूनिट सोलार एनर्जी मिल रही है। और ऐसे में आप न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हो जो कि 12 रुपये 13 रुपये 14 रुपये 15 रुपये तक जा रही है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ऑथर ने बोला कि भैया देखो क्या होता है कि अगर इतना ही अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी होता तो वर्ल्ड में ग्लोबली ये न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी ये सब बढ़ रहा होता है, लेकिन वर्ल्ड में भी ये नहीं बढ़ रहा है, अमेरिका में ये नहीं बढ़ रहा है। अमेरिका में, इनफैक्ट इंडिया में भी ये 2010 के बाद न्यूक्लियर डील हमने कर ली, अमेरिका के साथ हमने सिविल न्यूक्लियर डील की। अब ये कह रहे थे कि जब अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील हो जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा ये आपका न्यूक्लियर पावर, लेकिन अभी एक भी नया न्यूक्लियर पावर प्लांट इस तरीके से स्टार्ट नहीं किया गया है कि हाँ भाई सिविल न्यूक्लियर डील के एडवांटेज के कारण हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं या ये कर रहे हैं ना। तो दैट इज द थिंग, ये सारे रीजंस हैं कि क्यों हम नहीं कर रहे, बिकॉज इट इज़ नॉट चीप, इट इज़ नॉट वेरी वायबल, इट इज़ नॉट वेरी ईजी एंड इट हैज़ मेनी एसोसिएटेड रिस्क अटैच्ड विद दैट, है ना। इसके अलावा जैसे इसके और क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, दूसरा सबसे बड़ा रिस्क है जैसे कि फुकुशिमा और चेरनोबिल तो आपको पता है जिसमें लगभग $600 बिलियन से ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि भैया एक तो लाइबिलिटी हमारे इंडिया में भी नहीं तय होती। देखो इंडिया की जो लाइबिलिटी है, मैं आपको थोड़ा एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा, इसको भी लिख लेना। इंडिया में जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए जो लाइबिलिटी है वो इंडिया की सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 का एक्ट है। इंडिया सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 का है, जो कि बोलता है बेसिकली कि जो अगर कभी ऐसा एक्सीडेंट होता है तो विक्टिम्स को कंपनसेशन क्या कैसे, तो इसमें जो पूरी लाइबिलिटी है वो ऑपरेटर के ऊपर है, मैन्युफैक्चरर के ऊपर लाइबिलिटी नहीं डाली जाती है, ऑपरेटर के ऊपर लाइबिलिटी डाली जाती है। इसके साथ साथ जो मतलब कि इसमें जो कंपनसेशन है उसके ऊपर भी कैपिंग लगी है कि लगभग 15 बिलियन रुपीस तक इसकी कैपिंग है। इसके बाद जो पे करेगा वो गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है ना, दैट विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट। तो इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरर खुद अगर इसकी लाइबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए फोर्स भी किया उन्होंने, तो मैन्युफैक्चरर क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि उनको लगता है कि कल को भैया एक्सीडेंट होगा ही होगा और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंस जाएंगे, इसलिए वो नहीं ले रहे हैं ना। इसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो भी अपने आप में एक कंसर्न है फॉर द न्यूक्लियर। जैसे कि अभी रिसेंटली वाइल्ड फायर आया था जो कि हनूल न्यूक्लियर पावर प्लांट है साउथ कोरिया में, वहाँ तक पहुँचने वाला था लगभग, है ना। एक वाइल्ड फायर था जो कि हनूल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि साउथ कोरिया में है, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपका मतलब कि आपने देखा होगा कि वहाँ पर फिर से एवैक्यूएशन शुरू कर दिया गया था इन ऑल, लेकिन चलो बच गया, अलग बात है। लेकिन हर बार इतना लकी होगा क्या, जैसे यहाँ पे डुआन आर्नल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट यूएसए का है, जहाँ पे यहाँ पे एक हरिकेन टाइप का आया था, विंडस्टॉर्म आया था डुएन आर्नल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ये देखो यहाँ ये भी लिख लेना, डुएन आर्नल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है ना। तो दैट वाज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड ये आपको याद रखना है कि ये आपका जैसे आपसे ये GS3 में ज़्यादातर अमूमन पूछेंगे, है ना। एक तो कंसर्न्स वाली चीज़ है ये, GS3 में आपसे या तो पूछेंगे ये क्वेश्चन, या फिर आपसे GS1 में ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट की लोकेशन एंड ऑल, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, ये आपको सारे पॉइंट्स मैंने बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, इन सब पॉइंट्स को आप याद रखिए और बहुत अच्छे से आप एक आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं कोई और अगर ऐसी न्यूज़ है खास जो कि हमको डिस्कस करनी, तो लेट्स डिस्कस दैट एज वेल। यहाँ पे तो ऐसी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है खास, यू कैन मूव अहेड। यूक्रेनियन half of the world's neon output for chips including clouding outlook। तो यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर्स और ये आपका लेज़र की जो फॉर्मेशन होते हैं ऑल, तो यूक्रेन के 2 लीडिंग सप्लायर्स हैं नियॉन के, जिसमें कि एक विच प्रोड्यूसेस हाफ ऑफ द सप्लाई ऑफ की इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग चिप्स having halted their operations as Moscow has sharpened its attack। तो यहाँ पे जो चिप फॉर्मेशन है, सेमीकंडक्टर चिप है नॉल, उसके लिए जो नियॉन सप्लाई होती है उसको यूक्रेन ने हॉल्ट कर दिया है। और उसको हॉल्ट क्यों किया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर अटैक हुआ है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पैलेडियम और नियॉन की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। पैलेडियम और नियॉन दोनों की शॉर्टेज चल रही है, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इंडिया कनाडा टू रिबूट द ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया कनाडा
जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट को रिबूट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में भी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो कनाडा और इंडिया एक दूसरे के साथ बात करेंगे। दे विल स्ट्राइव टू सील एंड इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द CEPA जो है वो स्टैब्लिश कर लिया जाए, ठीक है ना। ऑलरेडी जो इंडिया कनाडा का बायलैटरल ट्रेड है वो $6.3 बिलियन के आसपास है और काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है बट ठीक ठाक है। तो ऐसे में एक CEPA की ज़रूरत है और इसके पहले एक EPTA यानी कि अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट किया जाएगा। अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट किया जाएगा जिसमें कि एक बेसिकली ट्रांजिशनल स्टेप के रूप में लिया जाएगा। CEPA के पहले एक अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट किया जाएगा जिसमें इंडिया चाहता है कि जो इंडिया का स्वीट कॉर्न है, बेबी कॉर्न है, बनाना हैं वो कनाडा के मार्केट में जाएं एंड कनाडा चाहता है कि उसकी चेरीज, लंबर ये सब इंडिया में आए, ठीक है ना। तो बेसिकली ये आपको थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।